हेलो दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2015 का पेपर और हम इसके क्वेश्चनों को देखेंगे और इसको जो है इसी टाइप के जो है क्वेश्चन आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप लोग जो है ध्यान से वीडियो देखें और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। क्लियर है? चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। उद्गम मतलब समझ रहे हैं कि मतलब किस नदी जो जो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक नदी जो है वो भारत से नहीं निकलती है, ये किसी दूसरे देश से निकलती है। तो इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा, सी है यमुना और डी है नर्मदा। तो नर्मदा भी निकलती है, यमुना भी निकलती है, गंगा भी अपने यहाँ भारत देश से ही निकलती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये चाइना से निकलती है, जहाँ पर एक हिमनद है चीमो यंगडुंग हिमनद, शायद वो यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा इग्लू क्या है। क्वेश्चन आया है हमारा कि इग्लू क्या है। तो इग्लू में चार ऑप्शन दिए गए हैं। काला हांडी खानाबदोशों द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का पशु है, या फिर ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु, या फिर गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। एस्किमो क्या है? एक जनजाति होती है, जैसे अपने यहाँ थारू, गोरो, गोंड ये सारी जनजातियाँ होती हैं, उसी टाइप से ये भी एस्किमो क्या है? एक जनजाति है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। वहाँ पर तो ज़मीन तो है नहीं, वहाँ पर सिर्फ बर्फ़ और पानी में आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही होगा। क्लियर है? यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रछन्न, यानी कि प्रछन्न मतलब होता है छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। तो छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो लेन देन की लागत में वृद्धि, या बाजार में लेन देन की कम क्षमता, या फिर कुल उत्पादन में गिरावट, या फिर अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। क्लियर है? तो छिपी बेरोजगारी का मतलब होता है अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। ये क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, प्रचंड छिपी बेरोजगारी का परिणाम है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। ऑप्शन है हमारे पास, ए है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, और ऑप्शन सी है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो यहाँ पर हमारा सी उत्तर सही होगा। और ये चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और ये कहाँ? राजस्थान से बहती है। निकलती कहाँ से है? ये मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, वह इतालवी यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह कौन है? तो वह है निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी क्या है? सही उत्तर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? तो निभाई गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम लौह पुरुष भी कहते हैं। और ऑप्शन बी में भी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी है आपका बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और जवाहरलाल नेहरू तो आपको पता ही होगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चरकुला नृत्य। ये बहुत ही फेमस नृत्य है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चरकुला नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है। तो चरकुला नृत्य जो है अपना यूपी का है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य होता है, कजरी होता है, और कई सारे जो है नृत्य होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमसे चरकुला पूछा गया है तो हम उत्तर प्रदेश को टिक करेंगे। और अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज। कन्नौज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है।
स्मृति समझते हैं, जो मेमोरी होती है ना कंप्यूटर की मेमोरी, जैसे कहते नहीं है कि हमारे फ़ोन में इतना स्टोरेज है, 4 GB रैम है, 8 GB, 16 GB, 32, 64, 128, 256, ठीक है। तो वो उसको जो है किससे प्रदर्शित किया जाता है, वो किसके द्वारा होता है, बिट्स। एक बिट्स में कितने होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो और इन्हीं बिट्स को मिलाकर KB बनता है, KB से MB, MB से GB, GB से TB, और उसके बाद PT बनता है। ऐसे होता है सब, ठीक है। और बढ़ते हैं इसी के द्वारा हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? तो वो तो सभी को पता होगा कौन था, आर्यभट्ट था। क्लियर है? तो ये कौन सा है, अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह है, इसका नाम था आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म किस प्रकार के सेल यानी कि रॉक्स में पाई जाती है? सेल मतलब समझते हैं ना? हाँ, अगर समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा विस्तृत। हाँ, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? तो जीवाश्म जो है परतदार, जिसमें परतें होती हैं, जैसे कि लेयर, ठीक है, लेयरदार सेल में पाई जाती हैं क्या, जीवाश्म। और इन्हीं जीवाश्मों से ही हमारा पेट्रोल, डीजल इत्यादि जो है कई देशों से खाड़ी देशों से निकलता है, जैसे सऊदी अरब, इराक, ईरान, तेहरान, ठीक है। चलिए अब देर न करते हुए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो ये कौन सी होती है, नाइट्रोजन, जो कि 78% होती है। मतलब अगर हम 100% ले लें तो 100% में 78%, 78% जो है केवल नाइट्रोजन होती है, ठीक है। और बाकी 22% में आपकी ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और जो है हाइड्रोजन हो गई, और काफ़ी सारे जो है गैसें जो है 22% में आती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पाई जाती है तो वो नाइट्रोजन में पाई जाती है। एक बात और याद रखिएगा, जो हम लोग पैकेट में किसी भी चीज़ को खाते हैं, जैसे कि नमकीन हो गया, और खाने पीने वाली चीज़ों में देखा होगा आपने, गैस भरी होती है। तो गैस कौन सी होती है, गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन ही होती है। क्यों? हाँ, काफ़ी सारे लोगों को इसमें डाउट होगा कि ये जो है 5 रुपए की चीज़ में, इसमें तो गैस ही भरी होती है, गैस भरी होती है, तो इसमें जो है फूल जाता है वो पैकेट। तो इस वजह से जो है कंपनी जो है वो लोग सोचते हैं, जो लोग ख़रीदते हैं, कि इसमें जो है कंपनी जो है सोचती है कि गैस भर दो तो ये जो है जल्दी खरीदेंगे कि इसमें ज़्यादा माल है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कंपनी इसलिए भरती है वो गैस, क्योंकि वो उसमें जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है, वो ख़राब ना हो, ठीक है। उसकी जो है ख़राब होने की क्षमता को बढ़ाती है। समझ पा रहे हैं कि अगर उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस नहीं भरी जाएगी तो वो अगर 5 दिन में एक्सपायर होने वाला है तो वो 3 ही दिन में हो जाएगा। हालांकि अगर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है तो वो 5 से 7 दिनों तक चलेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नाइट्रोजन वाला। और बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? अच्छा, एक वर्ष में 2 बार जो हवाएं जो है एक दूसरे के जो है विपरीत चलती हैं, तो वो कौन सी हैं? मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। यानी कि एक बार अगर पूर्व से चलती है तो एक बार पश्चिम से चलती है। क्लियर है? हाँ, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? ज्वार-भाटा क्या आते हैं? काफ़ी लोगों से मैंने पूछा कि भैया ज्वार-भाटा क्या होता है, तो बता रहे हैं ज्वार वही होता है जो खेतों में पैदा होता है, ठीक है, जिसे हम बाजरा के नाम से, जुंठी के नाम से भी जानते हैं। और भाटा जो है बैंगन को बता रहे थे, तो हमने कहा अच्छा हाँ, बहुत आप जानते हो। तो जो है ये उन सभी के चक्कर में नहीं पड़ना। ज्वार-भाटा का मतलब होता है जो समंदर में आती हैं लहरें, ठीक है। देखा होगा चक्रवाती तूफ़ान अभी हाल ही में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में देखने को मिला। तो ये जो है किसकी वजह से आता है? ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? तो ये क्या है? सारे मरुस्थल हैं। समझ में आ गया ना? मरुस्थल क्या होते हैं? मरुस्थल वे होते हैं जहाँ पर हमें पानी नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ रेत ही रेत देखने को मिलती है। और सबसे बड़ा क्या है? अपने एशिया का देखा जाए तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी रेगिस्तान, जिसे हम
वो भी रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। और इसके बाद कालाहारी भी है, आटाकामा भी है। अपने यूपी और सहारा सबसे बड़ा है। और अपने अगर भारत देश की बात की जाए तो कौन सा है, तो राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का जो मरुस्थल है वो अपने भारत देश का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वहाँ पर भी राजस्थान में आप भी जाएंगे तो आपको अधिकतर बालू ही मिलेगी। पानी आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मरुस्थल होता है, मरुस्थल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। याद रखिएगा। अगर 24वें की बात की जाए तो वो कौन थे? महावीर स्वामी। लेकिन हमसे 23वें पूछा गया है तो हम किसको टिक करेंगे? पार्श्वनाथ को। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में फिर से बताइएगा, तो इस पर भी मैं विस्तृत वीडियो बनाऊंगा और आपको इमेज सहित मैं बताऊंगा। अच्छा, इमेज से क्या होता है, आपको अगर उसी चीज़ की अगर तस्वीर दिखा के आपको समझाए तो मुझे लगता है आसानी से समझ में आता है। लेकिन अगर उसी चीज़ को अगर केवल पढ़ लेने से मुझे नहीं लगता है कि आप काफ़ी समय तक, लंबे समय तक याद कर पाएंगे। अगर उस चीज़ को आप, जैसे कि मैं बात करूं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो हमने पढ़ तो लिया है कि गंगा नदी जो है गंगोत्री यमुना से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, लेकिन अगर हम वहाँ जा के देख लें, अगर हम उत्तराखंड जाएं और गंगोत्री यमुना से देखें कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, किस प्रकार से निकलती है ना, और ये कितनी गहराई वहाँ पर होती है, तो वहाँ पर गहराई वहराई कुछ नहीं होती है। अगर एक बार देख के अगर आप याद करेंगे ना तो आप, मुझे नहीं लगता है कभी भूल पाएंगे। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में 4000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? तो ये जो है 2013-14 का क्वेश्चन होगा करंट अफेयर्स का। फिलहाल इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, बाकी इसकी ज़रूरत है नहीं। तो ये कौन थी? कमलजीत संधू थी, जो कि 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीती थी। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ में कौन सा समास होता है? अब हम हिंदी की ओर प्रवेश कर रहे हैं तो हिंदी में देखते हैं हम लोग, नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है ना। बहुव्रीहि मतलब जो है दो से अधिक जिसके अर्थ निकलते हो वही बहुव्रीहि होता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या? भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ, शंभू। क्लियर है? तो यहाँ पर किसी तीसरे का अर्थ निकल रहा है तो वो कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। और अगला हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का, मतलब क्वेश्चन हमारा दिया गया है उत्तर प्रदेश की कुल आबादी, भारत की आबादी का। अच्छा, मतलब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की आबादी जो है भारत के कितने क्षेत्रफल से, कितने जो है परसेंट है कुल आबादी का। तो यहाँ पर 16.4% है, लेकिन इस समय जो है 17 कुछ परसेंट हो गई है। अब इसको जो है नया डाटा को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये हो सकता है आगे भी एग्जाम में पूछा जाए, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। रमल लांबा जो कि क्रिकेटर थे, उनकी जो है बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर ही मृत्यु हो गई थी, क्रिकेट मैदान पर ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? तो ऊर्जा के स्रोत जो है सारे हैं, पवन ऊर्जा भी है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, ज्वार शक्ति भी है, लेकिन हमसे पूछा गया है गैर परंपरागत। ठीक है, तो ए और डी यानी कि पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति, ये जो है गैर परंपरागत स्रोत हैं। बाकी जो है कोयला है, ये तो मिल जाता है आपको, यह भी मिल जाता है, लेकिन इसको जो है, इससे ये अपने आप बन जाती है, इसको अगर देखा जाए तो पवन ऊर्जा। हवा से भी काफ़ी सारी जो है ऊर्जाएँ मिलती हैं आपको। ठीक है, और बनाते भी हैं लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारत के राष्ट्रपति थे प्रथम। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, क्या है? भारत का संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया है। पहले क्या था? मूल अधिकार था। मूल अधिकार कितने थे? 7, लेकिन अभी क्या है, संपत्ति का अधिकार हटा के कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ठीक है, इसके खिलाफ हम कानूनी अदालत में नहीं जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया है? मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार हो गया है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? रामनगर, नैनीताल। नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में है।
ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन है। अब सुंदरवन क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, मतलब जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां हैं, इन दोनों को जब आपस में मिलती हैं उनके बीच जो जगह बचती है, देखा होगा आपकी दो नदियां जब मिलती हैं आपस में तो उनके बीच में जो है थोड़ा थोड़ा जगह छूट जाती है किनारे किनारे, तो वही जो है क्या होता है वो डेल्टा कहलाता है। तो इसी वजह से जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि कहाँ है? बंगाल की खाड़ी से ही जुड़ा रहता है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से। क्लियर है? और आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? यानी कि जिससे हम आवाज़ को मापते हैं वो उसे क्या कहते हैं? वो डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको आसानी से याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? हरित गृह प्रभाव समझते हैं। हरित गृह प्रभाव नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से एक बार कमेंट करिएगा तो फिर से मैं बताऊंगा। फिलहाल इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होगी उसका जो है उतना ही प्रभाव उस पर हरित क्रांति पर पड़ेगा, हरित गृह प्रभाव पर पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? बदरंग समझ रहे हैं कि मतलब अगर पहले जो ताजमहल था वो एकदम क्लीन था, एकदम पुताई उताई जो जैसे पुराने शासकों ने की थी और शाहजहाँ ने बनवाया था, है ना, तब से जो है वो ऐसा ही है, उस पर कोई पेंटिंग वेंटिंग नहीं की गई है। और ये जो है धीरे धीरे जैसे बारिश होती है और हवाएं चलती हैं तो इस वजह से जो है उसका जो है कलर छूटा जा रहा है या फिर भद्दा होते जा रहा है। तो इसका कारण है कि अम्लीय वर्षा समझ रहे हैं, यानी कि उसमें जो है जो बारिश होती है तो उसमें देखा होगा कि प्योर बारिश नहीं, जो पानी वाला पीने वाला पानी होता है, ये पीने वाला पानी नहीं होता, उसमें खारापन भी होता है, अम्लीय होता है, खट्टा भी होता है हल्का सा। और इसमें जो है कई सारे के जो है प्रोडक्ट भी कई सारे जो हानिकारक जो है अणु जो है भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे वो कौन थे? एस.जे. कासिम थे, जो कि कहाँ गए थे? अंटार्कटिका। मैंने बताया था अंटार्कटिका में क्या है, सिर्फ इग्लू ही आपको मिलेंगे रहने के लिए, वहाँ पर कोई ज़मीन नहीं है और वहाँ पर सिर्फ पानी और बर्फ़ मिलेगी आपको, बर्फ़ के बड़े बड़े टीले मिलेंगे, यही सब आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से कौन सा संघनन नहीं है? संघनन समझते हैं। संघनन जैसे पानी को जब पानी को आप लोग गर्म करते हैं और उसके बाद जैसे कोई भगोना है या फिर कोई किसी पतीला है, उसको ऊपर एक ढक्कन ढक दीजिए और पानी को गर्म करते रहिए, उसमें से देखिएगा भाप निकलती है, भाप निकल के वो जो प्लेट ऊपर आप ढकेंगे उसमें जो है काफ़ी सारी जो है बूंदें आपको देखने को मिलेगी, यही क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। तो ये जो है किस प्रकार होता है? ये जो धुआं होता है इसमें से ओस है, कोहरा है, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा, ये सारे जो है संघनन है, लेकिन जो है धुआं जो है वो संघनन नहीं है। क्लियर है? और वो जो मैं बता रहा हूँ वो धुआं नहीं निकलता, वो भाप निकलती है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का कौन सा है? क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय समझते हैं ना? ठीक है, आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र होता है, अब पृथ्वी की तो जो है 3 रेखाएं होती हैं, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा और बीच में क्या होती है? भूमध्य रेखा। तो ये जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो मध्य भाग होता है वो क्या होता है? उष्णकटिबंधीय भाग या क्षेत्र कहलाता है। बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कृतज्ञ। कृतज्ञ समझ पा रहे हैं? ये तो हिंदी का क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तद्भव और तत्सम आपको सभी को अच्छे से आते होंगे। तो इसमें जो है अंश ये भी नहीं होगा, ये अंश है, और ये अस है और ये अस है। तो जो है अंश जो है ये हमारा तत्सम शब्द है और बाकी ये क्या है? सारे तद्भव शब्द हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कल्पक्कम स्थित है, ये भी क्वेश्चन आ गया, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये पूछा गया है कल्पक्कम क्या है?
और कहाँ पर स्थित है, ये क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र है कल्पक्कम, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का मतलब क्या होता है? अपने आप स्वयं की बड़ाई करना, ठीक है, कि हम यार ये हैं वो हैं, अपने आप को जो है बड़ा मानना, वही अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना कहलाता है, या फिर उसी का अर्थ होता है। यानी कि कहने का मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं खुद करना, यही क्या कहलाता है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ठीक है। बढ़ते हैं, अब नहीं बढ़ेंगे, अब अगले वीडियो में बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।